इस साइंस फिक्शन थ्रिलर कहानी की शुरुआत होती है रीन नाम की एक लेडी को दिखाते हुए, जो कि अपने घर में अपने बेटे इवैन के साथ रहा करती थी। रीन हमेशा की तरह किचन में काम कर रही होती है, तभी अचानक उसके सामने एक बड़ा सा स्पाइडर आ गया। ये स्पाइडर तो बाकी स्पाइडर्स के सामने काफी बड़ा होता है, जिसे देखते ही रीन काफी डर गई और जोर से चिल्लाने लगी। जल्द से जल्द वो अपने बेटे को बुलाती है, इसीलिए इवान भागता हुआ किचन में आ गया। इवन तो उस स्पाइडर को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसकी मदर ने कहा कि इसे जान से मत मारो, बल्कि इसे बाहर फेंक दो। इसीलिए इवन उस स्पाइडर को पकड़ता है और उसे बिना चोट पहुंचाए बाहर फेंक देता है। एक समय के लिए रीन बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि उसे इंसेक्ट से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हमें अब बाहर की तरफ बाल्ड मैन दिखाया जाता है, जो रीन के कार के पास जाकर उसके टायर में कुछ लगा रहा था। और तो और उस बाल्ड मैन की कई सारे लोग रीन और उसके घर वालों पर नजर रख रहे होते हैं हिडन कैमरास की मदद से। लेकिन ये बातें रीन की फैमिली को बिल्कुल नहीं पता होती। इवन अब यहाँ पर अपनी मदर के पास आता है और उसे अपने स्कूल के होमवर्क के बारे में बताता है। दरअसल इवन को फैमिली ट्री बनाने के लिए दिया था, जिसमें से उसने अपने मदर साइड की फैमिली के बारे में लिख लिया होता है, लेकिन उसे अब अपने फादर के फैमिली ट्री के बारे में लिखना था। इसीलिए इवन अपनी मदर से रिक्वेस्ट करने लगा कि आप मेरे फादर को बोलो कि वो मेरी होमवर्क में हेल्प करे, क्योंकि इवन के फादर, जिनका नाम क्लिफ होता है, वो अब अपनी वाइफ से अलग हो चुके हैं। ये दोनों का डाइवोर्स हो चुका है, इसीलिए ये अलग रहते हैं। और कुछ कुछ समय पर उनका बेटा इवन उनके साथ रहा करता था। अब इवन को पता होता है कि उसके फादर होमवर्क में मदद करने के लिए हमेशा डांटते थे, लेकिन ये तो जरूरी है, इसीलिए उसकी मदर रेन बात करने के लिए रेडी हो जाती है। वो तो इवन को तैयार होने के लिए कह रही थी, ताकि वो उसके फादर क्लिफ के पास जा सके। दोनों जल्द से जल्द अपनी कार में बैठ जाते हैं और निकल पड़ते हैं क्लिफ के घर की तरफ। लेकिन तभी हमें पता चला कि वो बाल्ड मैन अपने कुछ लोगों के साथ लगातार उसका पीछा कर रहा है। इन सारी बातों का रीन को रियलाइजेशन हुआ ही नहीं। वो तो फिलहाल के लिए ट्रेवल करते हुए अपने हस्बैंड क्लिफ के पास पहुंच जाती है। रेन ने क्लिफ को सारी बातें बताई कि किस तरीके से हमारे बेटे को तुम्हारी जरूरत है होमवर्क कंप्लीट करने में। हालांकि क्लिफ कह रहा था कि हमारा बेटा समझदार है, वो अपना होमवर्क खुद ही कर सकता है। लेकिन जब क्लिफ को पता चला कि उसे तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना है, तो क्लिफ कहने लगा कि मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जरूर हेल्प करूंगा। और क्लिफ की इन्हीं बातों की वजह से रेन ने उससे डाइवोर्स ले लिया था, क्योंकि वो फैमिली को टाइम देता ही नहीं था। क्लिफ यहाँ पर इवन को वहीं पर छोड़ देती है उसका होमवर्क कंप्लीट कराने के लिए, और वहाँ से वापस अपने घर की तरफ जाने लगती है। वो बाल्डमैन के ग्रुप के सारे लोग उसका पीछा करते जा रहे थे। एक सुनसान जगह पर आने के बाद उस बाल्डमैन ने अपने लोगों से कहा कि रेन के कार के टायर को पंचर कर दिया जाए। ये सब उस छोटे डिवाइस की वजह से हो रहा था जो उसने टायर पर लगाया होता है। और अब बटन दबाते ही रेन के कार के टायर पंक्चर हो जाते हैं, और अब वो इस तरीके से आगे नहीं बढ़ सकती थी। रेन बाहर निकलती है और पंक्चर को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे इन सारी चीजों के बारे में आइडिया नहीं था। तभी अचानक उसके पास एक ड्राइवर आता है, जो कि उसकी मदद करने का ऑफर कर रहा था। हालांकि शुरुआत में रेन ने इसके लिए मना कर दिया होता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा सुनसान जगह थी और इस जगह पर ज्यादा टाइम तक अकेले रहना खतरे से खाली नहीं था। इसीलिए अब रेन उस ड्राइवर से हेल्प लेने के लिए रेडी हो गई। लेकिन थोड़ी दूरी पर एक और आदमी खड़ा होता है, जो चारों तरफ नजर रख रहा था, जैसे कि वो ये चेक कर रहा है कि आसपास कोई दूसरे लोग तो नहीं है। और अब चारों तरफ कोई दिखाई न देने के कारण टिमी नाम का वो आदमी अपने ड्राइवर आदमी को कहता है कि रेन को पकड़ लो। वो ड्राइवर भी अब रेन को बहुत बुरी तरीके से पकड़कर उसे अब एक ट्रक में लेकर जाने लगा। रेन चिल्ला ना पाए, इसीलिए उसके पूरे फेस को कवर कर दिया होता है टेप से, और अब उसे जबरदस्ती एक बड़े से ट्रक में लेकर जाया जाने लगा। उस ट्रक के अंदर तो डॉक्टर नीमन नाम की एक लेडी मौजूद थी। नीमन यहाँ पर रेन से कह रही होती है कि आखिर तुम हमें मिल ही गई और अब हम तुम्हें कभी जाने नहीं देंगे। डॉक्टर नीमन ने एक सीजर निकाली और रेन की जीन्स को काटने लगी, ताकि रेन प्रॉपरली टॉयलेट कर सके। उसने तो एक बकेट को भी नीचे रख दिया होता है, ताकि उसके अंदर जमा हो जाए। रेन को बिल्कुल नहीं समझ रहा था कि आखिर ये सब लोग उसे क्यों पकड़ कर लेकर जा रहे हैं। लेकिन जब डॉक्टर नीमन वहाँ से दूसरी तरफ जाती है, तो रेन ने एक छोटा सा कटर उठाकर अपने शूज के अंदर डाल दिया था। कुछ देर बाद डॉक्टर नीमन रेन को पिलाने के लिए पानी लेकर आती है। रेन जब उसे पीने लगी तो उसे पता चला कि इसमें तो नींद की गोलियां मिलाई गई हैं। इसीलिए वो उसे थूकने वाली थी, लेकिन डॉक्टर नीमन उसे रोक देती है। वो तो लगातार यही कह रही थी कि अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। रेन को तो अब जल्द से जल्द ट्रक से निकालकर एक अजीब तरीके की फैसिलिटी में ट्रांसफर किया जाता है। ये फैसिलिटी बहुत ही ज्यादा सीक्रेट थी और एक अनजान जगह पर थी, जहाँ पर कोई नहीं आया जाया करता था। रेन को जब एक चैम्बर के अंदर स्ट्रेचर पर लिटाया जाता है, तब वो अपने साइड में एक और विक्टिम को देख रही होती है, जिसका नाम सेथ था। सेथ यहाँ पर बहुत ही डरे वे में कह रहा होता है कि ये लोग हमें कुछ पर्पस के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं, ये तो कोई खतरनाक एक्सपेरिमेंट है।
सैथ तो यहाँ पर रेन को सिर्फ एक कोड याद रखने के लिए कहता है जो था Z10-12X। अब ये चीजें क्या है रेन को तो कुछ समझ नहीं आता, पर अब उसे इन सारी चीजों की वजह से काफी ज्यादा घुटन होने लगी थी। उसके साथ आखिर क्या होगा ये तो हमें कुछ ही देर में पता चलने ही वाला है। अब जल्द से जल्द सैथ नाम की उस मरीज को दूसरे चैम्बर में ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि अब एक्सपेरिमेंट की बारी उसके ऊपर थी। थोड़े समय में अब रेन के पास आयन नाम का एक आदमी आ जाता है जो कि उसके फेस पर लगी हुई टेप को निकालने आया था। रेन बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है और मदद मांग रही होती है, लेकिन आयन ने कहा कि ये फैसिलिटी एक ऐसी जगह पर है जहाँ कोई भी नहीं आता जाता था और यहाँ तुम्हारी कोई आवाज सुन नहीं पाएगा, इसीलिए तुम्हारा चिल्लाना एकदम बेफिजूल की बातें हैं। आयन तो ये भी बताता है कि अगर तुम ज्यादा नहीं चिल्लाओगी तो ही तुम्हें खाना मिलेगा, नहीं तो तुम्हें भूखी रहना पड़ेगा और उसमें ही एक्सपेरिमेंट में आगे बढ़ना होगा। रेन तो पूछने लगी कि आखिर ये किस टाइप का एक्सपेरिमेंट है। आयन इस बारे में सिर्फ इतना कहता है कि एक्सपेरिमेंट के बाद तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी और तुम पूरी जिंदगी को एक अलग ही नजरिए से देखोगी। आयन जब रेन के फेस पर लगी हुई टेप को हटाता है तो उसे पता चला कि रेन की स्किन बहुत ही ज्यादा ग्लॉसी है और वो काफी ज्यादा स्मूथ थी, जो उनकी एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे बेस्ट होगी। आयन अब फिर से चला जाता है अपने सीनियर्स को इस बारे में बताने के लिए। अब अपने चारों तरफ कोई ना होने के कारण रेन अपने शूज में मौजूद उस छोटे से कटर को बाहर निकालती है। वो छोटा कटर उसके पैर के पास था, इसीलिए रेन बहुत कोशिश कर रही थी उसे पकड़ने की, पर एक्चुअली में उसके गले पर भी जंजीर बंधी हुई थी जिससे कि वो नीचे नहीं हो पा रही होती। लेकिन रेन इस तरीके से हार नहीं मानने वाली थी, वो अपनी पूरी कोशिश करती है। तो अभी अचानक रेन को एक दूसरे कंपार्टमेंट में से ब्लेक नाम के एक आदमी की आवाज आती है। दरअसल वो भी उसकी तरह ही एक पेशेंट था और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाने वाले थे। उसने रेन को सारी बातें बताई कि किस तरीके से हम जैसे 20 और लोग हैं जिनमें से एक के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो चुका है और वो यहाँ से जाने वाला है। कुछ ही देर में हमारी भी बारी आ जाएगी, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि हम जिंदा भी बचेंगे कि नहीं। ब्लेक की ये बातें तो रेन को और भी ज्यादा डरा रही थी। रेन यहाँ पर ब्लेक से वही कोड के बारे में पूछती है, यानी कि G10-12X, पर ब्लेक तो इन चीजों के बारे में नहीं जानता था। अब अचानक ब्लेक के रूम में कोई इंटर करता है और वो जोर से चिल्लाने लगा जैसे कि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिए गए हों। रेन भी इस बात से डर जाती है, इसीलिए वो किसी भी हालत में उस छोटे से कटर को अपने हाथ में लेकर उन जंजीरों के ऊपर लगे हुए पट्टे को काटने लगी होती है, जिससे कि वो यहाँ से बाहर निकलकर जल्द से जल्द भाग जाए। हालांकि उसने आधे पट्टे को काट दिया होता है उस कटर की मदद से, लेकिन तभी उस जगह पर वो बाल्ड आदमी और उसकी असिस्टेंट आ चुकी थी। वो बाल्ड आदमी बहुत ही अच्छी तरीके से रेन की रिपोर्ट्स को चेक कर रहा होता है। रेन ने कहा कि आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम मुझे इस तरीके से यहाँ लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। प्लीज मुझे जाने दो, मेरा एक बच्चा भी है जो मेरा इंतजार कर रहा है। लेकिन तब जाकर उस बाल्ड मैन ने कहा कि टेंशन इस बात की बिल्कुल मत लो, हमने तुम्हारे बच्चे को भी पकड़ लिया है और उस पर भी एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। ये बात सुनते ही रेन का दिमाग चकराने लगा और वो अपने बच्चे के लिए बहुत ज्यादा फिक्र कर रही होती है, क्योंकि उसका बेटा इवेंट तो अभी इतना बड़ा भी नहीं हुआ कि इन चीजों को सफर कर सके। रेन जब उन सभी के सामने गिड़गिड़ाने लगी तब वो बाल्ड मैन उसके पास आकर कहता है कि अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट करोगी इस पूरे एक्सपेरिमेंट में तो हम तुम्हारे बेटे को छोड़ देंगे। रेन को आखिरकार ये बात माननी ही पड़ती है, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। उसने एक्सपेरिमेंट के लिए हाँ कर दी होती है। बाल्डमैन भी जब उसकी स्किन को चेक करता है तो वो पूरी तरीके से श्योर हो चुका था कि अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो प्रॉपर सब्जेक्ट चाहिए वो पूरी तरीके से रेन ही है। रेन के ऊपर अब मल्टीपल टेस्ट किए गए जिसमें कि वो बाल्डमैन और उसकी असिस्टेंट कर रही थी। वो सभी तो रेन को अलग अलग लेटर्स पढ़वाते हैं जिससे कि उसके माइंड का टेस्ट लिया जा सके। अब यहाँ सारी टेस्टिंग खत्म होने के बाद बाल्डमैन बताता है कि तुम्हें ऐसी बीमारी है जिससे कि तुम दूसरा बच्चा पैदा नहीं कर सकती और इसी वजह से शायद तुम्हारा अपने हस्बैंड के साथ डाइवोर्स हो गया था। रेन बिल्कुल नहीं समझ पाती कि आखिर इन लोगों को ये कैसे पता चला। अब यहाँ पर सारी चीजें टेस्ट करने के बाद वो अपना कंक्लूजन नेट डॉक्टर के पास ट्रांसफर कर देते हैं। कुछ ही समय के अंदर वहाँ पर रेक्सलैन नाम का एक दूसरा डॉक्टर आ गया था। रेक्सलैन भी इस बात को कंफर्म करता है कि रेन हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है और अब वो रेन को समझाने लगा कि एक्सपेरिमेंट के बाद तुम्हारी लाइफ में काफी सारे चेंजेस आएंगे जिसे कि हम मॉनिटर करेंगे और फिर अपना कंक्लूजन निकालेंगे। रेक्सलैन अब अपने सीनियर डॉक्टर्स की अनुमति लेने के बाद ऑरेंज कलर का एक सिरिंज निकाल लेता है जिसे कि वो रेन की बॉडी में ट्रांसफर करेगा। रेन तो उतने बड़े इंजेक्शन को देखकर पूछने लगी कि क्या इसका नाम G10-12X है क्या? वो डॉक्टर कहने लगा कि आखिर इसके बारे में तुम्हें कैसे पता? ये तो एकदम
करेक्ट वही सिरिंज है। वो तो सिंपली ये बताती है कि एक दूसरा पेशेंट बार बार इसका नाम पुकार रहा था, इसीलिए मैंने अपनी श्योरिटी के लिए ये पूछ लिया। रेक्सलैंड तो रीन की इस याद रखने की एबिलिटी को देखकर काफी इंप्रेस होता है और अब वो सिरिंज उसके बॉडी में ट्रांसफर करने लगता है। रीन तो धीरे धीरे अनकॉन्शियस होने लगी थी क्योंकि उसके बॉडी में वो लिक्विड जा रहा था जिसे कि उन लोगों ने अपने उसी एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया होता है। और आखिरकार इसके रिजल्ट क्या होंगे ये हमें कुछ देर में पता चल जाएगा। रेन की तो पूरी बॉडी एकदम से लूज हो चुकी थी। उसे बहुत ही अजीब तरीके के विजन्स आते हैं, जैसे कि अपने बेटे के, जिसे इन सभी लोगों ने अपनी कैप्टिविटी में कैद करके रखा होता है और वो लगातार मदद के लिए चिल्ला रहा था। पर रेन तो इन सारी चीजों में कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो खुद एक एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट बनकर रह चुकी है। अब पूरा लिक्विड उसके बॉडी में ट्रांसफर करने के बाद वो सभी रेन को एक स्ट्रेचर पर दूसरे चेंबर में लेकर जाते हैं क्योंकि अब चालू होने वाला था पूरे एक्सपेरिमेंट का नेक्स्ट फेज, जिसमें कि रेन को शायद से और भी ज्यादा दर्द होगा। रेन को जब एक चेंबर के अंदर लेकर आया गया तो उसके ऊपर एक अजीब तरीके का स्पाइडर डाल दिया जाता है। वो बाल्ड मैन रेन को समझा रहा था कि सबसे पहले तुम्हें अपने डर से जूझना होगा, यानी कि उन्हें पहले से पता होता है कि रेन को इंसेक्ट और स्पाइडर से बहुत ज्यादा डर लगता है, इसीलिए वो एक बड़े से स्पाइडर को उसके बॉडी पर गिरा रहे होते हैं। रेन ये चीजें देखकर बहुत ज्यादा चिल्लाती है और इसे हटाने के लिए कहती है, लेकिन तभी वो बाल्ड मैन की असिस्टेंट रेन को समझा रही थी कि स्पाइडर्स के वेनम जब इंसान के बॉडी में जाते हैं तो उनका स्पाइनल लिक्विड बॉइल होने लगता था और हम अपने एक्सपेरिमेंट में यही कराना चाहते हैं जिससे कि तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाए और फिर हम स्पाइनल लिक्विड निकाल कर तुम्हारे ऊपर अगला एक्सपेरिमेंट करेंगे। लेकिन जब स्पाइडर उसकी बॉडी पर जाता है तो रीन बहुत ही ज्यादा डरने लगी थी और उसकी बॉडी शिवर करने लगती है। ये चीजें एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व नहीं थी, इसीलिए बाल्डमैन ने रुकने के लिए कह दिया। उन्हें लगने लगा कि अगर वो रीन के ऊपर ज्यादा टॉर्चर करेंगे तो वो अपनी जान भी दे सकती थी, इसीलिए अब इस फेस को होल्ड पर रख दिया जाता है जिससे कि वो आगे की तरफ बढ़ गए। रीन के ऊपर तो अब फिर से वो बाल्डमैन आकर उसके फेस को टच करने लग जाता है। आखिर ये बार बार क्यों कर रहा था ये रीन नहीं समझ पा रही थी। फिर जाकर वो बाल्डमैन से इतना समझाता है कि तुम्हारी लाइफ बदलने वाली है। असिस्टेंट भी अब रेन से कह रही थी कि तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे बॉडी के अंदर जो लिक्विड इंक्लूड किया गया है वो कुछ समय में असर करने लगेगा। और वो असिस्टेंट रेन के ऊपर भरोसा दिला रही थी कि इन सारी एबिलिटीज के बाद तुम अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से देख पाओगी। असिस्टेंट जैसे ही वहां से चली जाती है तब रेन तुरंत ही वहां से निकल रही थी और अपने हाथ पर लगे हुए पट्टे को निकाल देती है। वो जल्द से जल्द उस चैम्बर से बाहर निकली और दूसरी तरफ आने लगी। रेन तो ऊपर के रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी और सारे चैम्बर में देख रही होती है अलग अलग पेशेंट्स को जिनके ऊपर कई फैसिलिटी के एम्प्लॉइज एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ये इतने ज्यादा खतरनाक एक्सपेरिमेंट होते हैं कि रीन उन्हें अच्छी तरीके से देख भी नहीं पा रही थी। पर अब रीन सीधा आगे की तरफ बढ़ने लगी और वॉशरूम के अंदर जाकर निकलती है। सबसे पहले उसने टॉयलेट किया क्योंकि ये लोग उसे टॉयलेट भी करने नहीं देते थे और फिर वहां से वो जल्द से जल्द आगे की तरफ बढ़ने लगी। रीन जब एक मिरर को पहुंचती है तो उसके बाहर उसकी कार दिखाई दी, यानी कि वो बाहर निकलने के बहुत ज्यादा क्लोज है। अब अचानक रीन को दो लोगों की चलने की आवाज आने लगी, इसीलिए वो वॉशरूम के एक छोटे से कैबिनेट में जाकर छुप जाती है। दरअसल वॉशरूम के अंदर आयन और टिमी आए थे जो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं उन सारे पेशेंट्स के बारे में जिनमें से जितनी भी लड़कियां थी वो सारी इनफर्टाइल है और उन्हें इसका कुछ करना पड़ेगा जल्द से जल्द कुछ प्रॉपर सॉल्यूशन पाने के लिए। थोड़ी देर बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं जहां अब रीन धीरे धीरे बाहर निकलकर ऊपर चढ़ने लगी क्योंकि वो सोच रही थी कि बिल्डिंग के एकदम टॉप पर जाने पर चिमनी में से वो बाहर निकल सकती है। हालांकि वहां पर सीढ़ियां भी थी और रीन ने वहां चढ़ना भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन शायद उसका बैड लक था क्योंकि उस पूरी जगह को लोहे की रॉड से घेर कर रखा गया था, यानी कि वो इस जगह से तो बिल्कुल बाहर निकल ही नहीं सकती। इसीलिए अब रीन वापस आ जाती है सीधा ब्लेक के पास जिसे कि एक चैम्बर में कैद करके रखा गया होता है। रीन यहाँ पर ब्लेक को बताने लगी कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा क्योंकि ये लोग पता नहीं हमारे साथ क्या करेंगे। लेकिन ब्लेक कहता है कि ऐसा बिल्कुल मत करना क्योंकि इससे हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी और तो और मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट होने का फाइनल फेज चालू है जिसके बाद शायद ये लोग मुझे छोड़ दें। तभी अचानक ब्लेक की बॉडी के ऊपर एक स्नेक आ जाता है जो उसके ऊपर जानबूझ के रखा गया था क्योंकि ब्लेक को स्नेक से बहुत ज्यादा डर लगता है और उसके ही डर को मिटाने के लिए उसे यहाँ पर रखा गया था। तभी रेन को पता चला कि कुछ लोग चैम्बर के अंदर आ रहे हैं, इसीलिए वो स्ट्रेचर के नीचे वाले पार्ट में चली गई। वहां पर तो बाल्डमैन के साथ साथ उसके कई सारे एम्प्लॉइज थे जो यहाँ पर ब्लेक के ऊपर फाइनल टेस्ट करने आए थे। ब्लेक तो उन सभी से रिक्वेस्ट कर रहा था कि इस फाइनल टेस्ट के बाद मुझे जाने दिया जाए,
बाल्डमैन कहता है कि तुम्हारे बॉडी पर जो जो एक्सपेरिमेंट करने थे हमने वो सारे किए और 1-2 दिन में ही तुम्हारे ऊपर असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन तुम्हें अपनी एबिलिटीज का यूज एक दायरे में रहकर करना होगा और वो एबिलिटीज क्या होंगी ये हमें कुछ समय में पता चल जाएगा। नीचे की तरफ रीन छुपी हुई होती है, उसके पास तो सांप आने लगा पर वो एकदम से काम रहती है, जिसके बाद उसी बाल्डमैन ने सांप को बाहर निकाल दिया और उसे एक दूसरे चैम्बर में लेके जाके ब्लेक को वहीं छोड़ दिया। उन्हें ये बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि रेन नीचे की तरफ छुपी हुई है। रेन भी अब जल्द से जल्द वहां से निकलते हुए एक दूसरे चैम्बर में आ चुकी थी। वो सोच रही थी कि एलिवेटर की मदद से वो ग्राउंड फ्लोर के बेसमेंट में चले जाए और जल्द से जल्द वहां से बाहर निकल जाए, लेकिन वो एलिवेटर इतना एडवांस होता है कि वो उसे ऑपरेट ही नहीं कर पाती। अब एक चैम्बर के अंदर आने के बाद उसे बहुत सारे ब्रेसलेट दिखाई देते हैं जिन्हें की एक कांच के अंदर रखा गया था। रेन तो उनमें से एक ब्रेसलेट को लेने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उसे ओपन नहीं कर पाती। साथ ही साथ रेन को दीवारों के ऊपर एक मैप लगा हुआ दिखाया जाता है जहां पर उन प्लेसेस के बारे में इंक्लूड किया गया था जहां पर ये गैंग लोगों को किडनैप करके अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लेकर आती थी, यानी कि ये पूरा प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है। अब अचानक उसे पता चला कि कुछ लोग कमरे के अंदर आ रहे हैं, तो रेन तुरंत ही जाकर एक कंपार्टमेंट में छुप जाती है। वहां पर और कोई नहीं बल्कि आयन आया था जो मिरर के सामने अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज बाहर निकालता है। तब जाकर रेन ने एक सच्चाई देखी कि आयन की आंखें एकदम रेप्टाइल की तरह हैं, जो बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। यानी आयन भी इन सारे एक्सपेरिमेंट से गुजरा है और उसकी बॉडी में चेंजेस किए गए हैं। उसके जाने के बाद रेन तुरंत ही चलते हुए स्ट्रेचर पर रखी हुई सेथ की बॉडी के पास आ जाती है। सेथ की पूरी बॉडी एक्सपेरिमेंट के दौरान डिटोरिएट हो चुकी थी, यानी कि उसकी जान चली गई होती है एक रॉन्ग एक्सपेरिमेंट के कारण। अब इसके ऊपर किस टाइप के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे रेन को तो नहीं पता, पर वो फिर से छुप जाती है क्योंकि वहां पर रेक्स लेन और डायना आ चुके थे। उन्हें जब पता चला कि सेथ पूरे एक्सपेरिमेंट में मारा गया है क्योंकि उसकी बॉडी उतनी केपेबल नहीं थी, लेकिन यहाँ पर डायना नाम की वो असिस्टेंट कहती है कि अभी भी हमारे पास रेन बाकी है जिसके ऊपर हम यही एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। रेक्स लेन भी इस बात के लिए राजी हो जाता है, इसीलिए वो सभी रेन के कंपार्टमेंट में जाने लगे। रेन को जब ये पता चलता है तो वो तुरंत ही ऊपर की रास्ते से अपने रूम के अंदर भागने लगी और जल्द से जल्द स्ट्रेचर के ऊपर बैठकर अपने हाथ पर वापस बांध लेती है। उसके अगले ही मोमेंट में रेक्स लेन और डायना वहां पर आ चुके थे, जो कि रेन को कह रहे होते हैं कि तुम्हारा अगला एक्सपेरिमेंट का समय आ चुका है। लेकिन यह चौंका देने वाली बातें तो रेन को पहले से ही पता थी। रेक्स लेन अपनी असिस्टेंट डायना को रेडी करने लगा ताकि वो उसे सिरिंज वापस से लगा सके और रेन की बॉडी में उनकी जो स्पेशल लिक्विड होती है उसका असर बढ़ा सके, क्योंकि वो अब कल तक भी वेट नहीं कर सकते अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट देखने के लिए। डायना भी अब उस इंजेक्शन को रेडी करने लगी थी जिसके अंदर ऑरेंज कलर का लिक्विड था, पर उन सभी को ये बात बिल्कुल नहीं पता होती कि रेन अपने हाथ पर खोलने में कामयाब हो चुकी है। वो सिर्फ नाटक कर रही थी ताकि उसे एक अच्छा मौका मिल जाए। अब यहाँ रेन नाटक करने लगी कि उसकी दिल की धड़कन तेज हो रही है और उसे हेलुसिनेशन आ रहे हैं। रेक्स लेन तो दूसरे चैम्बर में चला गया था रिपोर्ट्स लेने के लिए, और जब डायना को ये पता चला तो वो सिस्टम को चेक कर रही होती है। उसने तो ऑरेंज सिरिंज नीचे रख दी थी जिसे रेन अपने हाथों में उठाकर छुपा लेती है। रेन को यहाँ पर सारी बातें पता चल जाएं तब जाकर ही वो कंफर्टेबल होगी, इसीलिए डायना ने उसे अपनी असली फॉर्म दिखाया कि किस तरीके से वो इंसान बनकर रहते हैं। डायना की भी आंखें खतरनाक रेप्टाइल जैसे दिखाई दे रही थी और वो थोड़ी देर के लिए अपने पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को रिस्टोर कर लेती है, यानी कि एक्सपेरिमेंट के बाद उनकी हालत ये हो चुकी है। डायना का पूरा फेस एकदम अनस्ट्रक्चर्ड हो जाता है और लटकने लगता है जैसे कि उसकी बॉडी में जरा भी हड्डियां मौजूद ना हो। ये चीजें तो रेन को एक तरीके से डरा देती हैं। डायना सिर्फ इतना बता रही थी कि भले ही इस लिक्विड की वजह से हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, लेकिन इसके बाद हमारी बॉडी में जितनी भी बीमारियां होती हैं, यहाँ तक कि कैंसर भी, वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती हैं। इस वजह से इंसान कई हजार सालों तक जिंदा रह सकते थे। लेकिन रेन को तो ये सारी बातें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, इसीलिए जब डायना उसके पास आई तो उसने वही सिरिंज डायना के गले पर मार दिया था। डायना बहुत ही ज्यादा घायल हो गई और सीधा वहां पर गिरकर बेहोश हो जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर रेन उसे स्ट्रेचर पर लिटाती है और वहां से दूर जाने लगती है। वो तो उसी लिफ्ट में चली गई थी जो सिर्फ डायना के हाथ पर लगे हुए ब्रेसलेट से ओपन होता था। उसकी मदद से रेन बेसमेंट की तरफ जाती है और एक लेबोरेटरी में पहुंच जाती है। इसी लेबोरेटरी के अंदर सारे वैज्ञानिक लाए गए सारे पेशेंट्स के डीएनए रखते थे और एकदम क्रोमोसोम लेवल पर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे। रेन अभी भी वहां छुपी हुई होती है क्योंकि उस जगह पर बाल्डमैन और रेक्स लेन मौजूद थे। रेक्स लेन तो बाल्डमैन को रेन की रिपोर्ट्स दिखा रहा होता है और उसके ब्लड सैंपल्स के बारे में बताता है कि इसके ऊपर ये लिक्विड असर नहीं कर रहे हैं क्योंकि रेन के अंदरूनी भाग के बहुत सारे हिस्से काफी स्ट्रॉन्ग हैं।
तभी अचानक वो बाल्ड मैन कहीं से सेंस कर लेता है कि रीन अपनी चेंबर में मौजूद नहीं है, इसीलिए वो तुरंत ही उसके चेंबर के सीसीटीवी कैमरा चेक करता है। रीन वहां नहीं थी, जिसकी वजह से वो समझ गया था, इसीलिए अब बाल्ड मैन सिस्टम के अंदर आकर सारे डोर्स को लॉक कर देता है। रीन फिलहाल के लिए इस समय बेसमेंट की एक चेंबर में थी, लेकिन सारे डोर बंद हो जाने के कारण वो वहीं फंस जाती है। थोड़े समय बाद उस जगह पर जहरीली गैसेस का एक धुआं आने लगा, जिसकी वजह से रीन वहीं पर अनकॉन्शियस होकर गिर जाती है। रीन को तो अब पकड़ लिया जाता है और चेंबर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। रीन तो अब कुछ समय बाद अपनी आंखें खोलती है, जहां पर उसके बॉडी के अंदर एक सिरिंज डाली जा रही थी, जिससे कि वो तुरंत ही निकाल देती है और उसके सर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। थोड़े समय के अंदर वहां बाल्ड मैन और उसके सारे लोग आ चुके होते हैं रीन के लिए खाना लेकर, और वो उससे तो बहुत ही अच्छी तरीके से बात कर रहे होते हैं। टेरेंस नाम का एम्प्लॉय तो रीन से कह रहा था कि तुम्हारा स्वागत है हमारे एक्सपेरिमेंट के फाइनल फेज में, जहां तुम्हें पूरी तरीके से कन्वर्ट कर दिया जाएगा उन रप्चर टाइप के एलियन में, जैसा कि हम सारे हो चुके हैं। यहाँ पर रीन को पता चला कि इस जगह पर टाइम अलग ही टाइप से चलता है। डेट की तरफ ध्यान देने के बाद वहां पर पूरे 1 महीने बीत चुके थे, लेकिन रीन को तो महसूस ही नहीं हुआ और उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ ही घंटे बीते हैं। टेरेंस तो यहाँ पर रीन को कह रहा था कि तुम्हें अब हम जैसा बन जाना चाहिए, जिससे कि तुम्हारी फर्टिलिटी वापस आ जाएगी और तुम अनंत काल तक जिंदा रह सकती हो। हालांकि रीन ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, लेकिन तब जाकर टेरेंस और बाकी लोग उसे ब्लैकमेल करने लगे उसके बेटे इवन की फोटोज दिखाकर। रीन जब अपने बेटे को देखती है जो एकदम नॉर्मल अपने घर पर बैठा था, तो वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। टेरेंस कहने लगा कि अगर तुम अपने बच्चे की सलामती चाहती हो तो ये करना ही पड़ेगा। रीन भी आखिरकार अपने फाइनल फेज के लिए रेडी हो ही जाती है, लेकिन टेरेंस कहने लगा कि तुम्हें इस फेज में बहुत ज्यादा पेन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो लिक्विड तुम्हारे अंदर डाला गया है वो तभी रिएक्ट करेगा जब तुम अपने डर के ऊपर काबू पालो। हालांकि रीन को ये बातें समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी वो इस फेज के अंदर जाने के लिए रेडी हो जाती है। अब वो सारे लोग जल्द से जल्द रीन को पकड़कर एक चैम्बर में लेकर चले गए और एक चेयर के ऊपर बिठा दिया। उसके हाथ पैर सभी बांध दिए जाते हैं और उसके चेहरे पर ग्लास का एक कवच डाल दिया गया था। उस ट्रांसपेरेंट ग्लासेस से तो एक पाइप कनेक्टेड थी, जिसके बाद वो सारे लोग चैम्बर से बाहर चले गए। लेकिन अगले ही मोमेंट में उस पाइप में से कई सारे छोटे छोटे स्पाइडर्स रीन के फेस के अंदर छोड़ दिए जाते हैं। रीन इस बात से बहुत ज्यादा तड़पने लगी और चिल्लाने भी लगी, लेकिन उसकी मदद कोई नहीं करता और शायद इसी डर से उभरने की बात टेरेंस कर रहा था, यानी कि उन्हें तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक रीन अपने डर पर काबू ना पा ले। थोड़े समय के बाद असिस्टेंट बटन दबाकर उसके हाथ पैर को ओपन कर देती है। रीन तो अब अपनी जगह से उठकर चारों तरफ भाग रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी, पर उसकी मदद करने वाला वहां पर कोई नहीं था। वो सारे के सारे सिर्फ खड़े होकर देख रहे थे। रीन तो अब सीधा ग्लासेस के ऊपर आकर अपना सर पटकने लगी, लेकिन अब अचानक थोड़े ही समय में वो अजीब तरीके से रुक जाती है और अब उसके बॉडी में मौजूद जो लिक्विड था वो असर करना स्टार्ट कर देता है। रीन का चेहरा तो एकदम से अनस्ट्रक्चर्ड होने लगा और वो पूरी तरीके से एक एलियन में कन्वर्ट हो जाती है। उसके सर पर लगा हुआ वो ट्रांसपेरेंट ग्लास भी अपने आप ही टूट गया और उसका चेहरा तो किसी डरावने एलियन से कम नहीं लग रहा था। लेकिन रीन अब अपने बॉडी पर मौजूद उन स्पाइडर से डर नहीं रही होती, बल्कि वो तो उन्हें एक्सेप्ट कर चुकी होती है, यानी उसने अपने डर को रिकवर कर लिया। बाकी सारे लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। उन्होंने एक नॉर्मल ह्यूमन को भी अपने जैसा बना ही लिया था। उनके बाकी सारे एक्सपेरिमेंट तो इसीलिए बेकार जा रहे थे क्योंकि उनके डीएनए उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, पर अब उन्हें अपना सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मिल गया है, जो कि रीन थी। रीन को अब पूरी तरीके से छोड़ दिया गया था, जो अपने घर जाकर रह सकती है। अब हमें दिखाया गया कि रीन अपने घर पर मौजूद है, जिससे कि टेरेंस का कॉल आया है। टेरेंस कह रहा था कि भले ही तुम्हारे अंदर जो बिहेवियर चेंजेस आए उसे तुम अपने फ्रेंड्स के सामने शो मत करना, और अगर वो पूछने लगे तो तुम ऐसा कह सकती हो कि मैं थोड़ी बीमार हूँ। यहाँ रीन के चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल दिखाई दे रही थी, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही होती है क्योंकि अब वो उन्हीं में से एक है। लेकिन रीन को ये सारी बातें पहले से पता थी कि टेरेंस और उसके सारे एम्प्लॉइज उसके बेटे इवन को भी पकड़ने के लिए जरूर आएंगे, क्योंकि इवन के अंदर भी उसका ही डीएनए मौजूद है। रीन यहाँ पर अब एक टीवी देख रही थी, जिसके अंदर एक आदमी कह रहा था कि मुझे कई सारे एलियंस ने पकड़ कर रखा था और वो इंसानों के बारे में काफी बातें पूछते हुए हम पर कई अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। रीन को तो इस बात का अंदाजा था कि इस आदमी को तो अब वो एम्प्लॉइज यानी कि एलियंस जान से मार देंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि सभी लोगों को उनके बारे में पता चले। अब यहाँ रीन के घर पर बेल रिंग होती है, जहाँ पर वो बाल्ड मैन अपने एम्प्लॉइज के साथ आया था। उसका मेन रीजन होता है उसे इवान को पकड़कर उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करने थे। रीन यहाँ पर इवान को बुलाकर उससे कुछ कहने लगी और ऊपर वाले कमरे में भेज देती है। बाल्ड मैन और उसके आदमी जब इवान को लेने आए तो रीन कहती है कि वो ऊपर की तरफ मौजूद है। सभी लोग जल्द से जल्द ऊपर वाले कमरे में
में जाने लगे तभी रेन अपने बेटे को मैसेज कर देती है कि खतरा है और तुम यहाँ से भाग जाओ। ये मैसेज मिलते ही इवान नीचे कूदता है और अपने बाइसिकल पर बैठकर वहाँ से दूर जाने लगता है। बार्डमैन को ये बिल्कुल नहीं पता था कि रेन ने अपने बेटे की मदद की है, इसीलिए वो उसके पास आकर कहने लगा कि अब हम तुम्हारे दिमाग से पता लगाएंगे कि आखिरकार तुम्हारा बेटा कहाँ पर मौजूद है। और शायद से उन लोगों ने जिस तरीके से रेन को अपनी स्पीशीज में कन्वर्ट कर लिया है तो वो उन्हीं की बात मानेगी। इवान तो अभी भी लगातार भागता ही जा रहा था इन सारी चीजों से दूर, जिससे कि कुछ नहीं पता कि आगे चलकर उसका क्या होगा। और हमारी ये डरा देने वाली कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।